गॉस के नियम के प्रयोग में आज हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ेंगे। अनंत विस्तार की समरूप आवेशी चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये चालक प्लेट है। चालक पर जब आवेश दिया जाता है तो वह उसके बाहरी पृष्ठ पर चारों तरफ फैल जाता है। अचालक में आवेश दिया जाता है तो वह जहाँ दिया जाता है वहीं पर रहता है। तो चालक पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होता है। अगर चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है, भीतर कोई आवेश नहीं होता है। हमने माना है कि यह अनंत विस्तार की एक समरूप आवेशी चालक प्लेट है जिसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। इसके कारण सीधी दूरी r पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अचालक वाले में क्या होता था कि उसके एक पृष्ठ पर आवेश होता था, उसके कारण E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्राप्त किए थे अचालक पृष्ठ के कारण। इसमें हम लोग इसको दो अलग अलग पृष्ठ में मान लेते हैं। एक पृष्ठ यह हो गया, एक पृष्ठ यह हो गया। इसको पृष्ठ 1 मान लिए, इसको पृष्ठ 2 मान लिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब पृष्ठ 1 है, इसके कारण बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा उसका नाम E1 दिया गया है। अब E1 का मान कितना होगा, साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। E1 बराबर प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा पृष्ठ है तो दूसरे पृष्ठ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वह भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। तो बिंदु P पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है। हाँ देखो, पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 बराबर प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। ये पृष्ठ 1 हो गया। इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। E1 का मान कितना है, प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। अब यहाँ पर E1 की दिशा क्या होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ बिंदु P है, यहाँ कोई परीक्षण आवेश आएगा तो यह उसको प्रतिकर्षित करेगा ना। परीक्षण आवेश को क्यों प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि परीक्षण आवेश क्या होता है, धनात्मक। पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। तो E2 का मान प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन का, इसकी दिशा क्या होगी, ध्यान से देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ परीक्षण आवेश प्लस आएगा, यह भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए E2 की डायरेक्शन भी उधर होगी। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। E बराबर हर बराबर है इसलिए इसको जोड़ देंगे, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 2 कैंसिल, E बराबर। नोट नंबर 1 है, उपरोक्त सूत्र में R उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, इसलिए अनंत विस्तार के चालक प्लेट के निकट उत्पन्न विद्युत क्षेत्र चालक प्लेट के निकट उत्पन्न विद्युत क्षेत्र प्लेट के निकट सभी बिंदु पर, थोड़ा सा यहाँ लिख लो अपना, सभी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होगा। ठीक, क्या एक समान होगा, क्यों एक समान होगा, क्योंकि इस सूत्र में R नहीं है ना। नोट नंबर 2,
E बराबर प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E व R के बीच का ग्राफ निम्न है। देखो ध्यान से, R का मान x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया ना, ये E हो गया। R का मान बढ़ाए चाहे घटाए, E का मान नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इस सूत्र में R उपस्थित नहीं है ना। R का मान चाहे घटाए चाहे बढ़ाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के मान में यानी वैद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान लो R का मान यहाँ पर ले लिए, E यहाँ पर है, R का मान और यहाँ पर ले लिए, P यहीं पर रहेगा। R का मान और बढ़ा दिए, P का मान यही रहेगा। एक सरल रेखा प्राप्त होगी। देखो एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट यह है, ये अनंत विस्तार की चालक प्लेट है ना, प्लस सिग्मा, और यहाँ पर भी एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट है। क्या है? अनंत विस्तार की चालक प्लेट है। दोनों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है। दोनों पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? समान। इसके बीच में एक बिंदु P है, एक बिंदु बाहर है। समझ में आया? तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ध्यान से देखो, P पर विद्युत क्षेत्र, देखो इसको पहला मान ले रहे हैं, इसको दूसरा। तो पहले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न होगा इसकी दिशा इधर होगी। क्यों होगी? पहले प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, इसकी दिशा उस साइड होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ परीक्षण आवेश धन लाएंगे, ये भी धन है, धन धन प्रतिकर्षण उधर, ठीक है। और दूसरे प्लेट के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्शन में होगी। ई डायरेक्शन की होगी, यह भी धन है, यहाँ भी धन है, धन ना। और यहाँ पे जो परीक्षण आवेश लाएंगे यह भी क्या है? धन। तो धन धन प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ E1 माइनस E2 हो जाएगा, माइनस क्यों? क्योंकि E1 उधर है, E2 इधर है। E1 का मान होगा प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस प्लस सिग्मा अपान, ठीक है, एक करके 0 हो जाएगा। और Q पर विद्युत क्षेत्र, Q पर कितना होगा? ध्यान से देखो, ये बिंदु Q है, प्लेट एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस डायरेक्शन में, क्यों इस डायरेक्शन में? यह धन है, यहाँ पर भी धन। जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां धन परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं ना। यह भी धन है, यह भी धन है, जिसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक। और यह भी धन है, यह भी धन है, यह भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये भी इसकी भी दिशा बदलेगी। कितना हो जाएगा? E1 प्लस यहाँ सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जल्दी करो, जल्दी करो। अगला टॉपिक है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले गोलीय कोष क्या होता है उसको ध्यान सुनो। गोलीय कोष ये होता है कि बीच में खोखला हो, हाँ, उसकी कुछ परत की मोटाई हो, गोला हो, ठीक है, समझ आया ना। अब ठोस गोला क्या है? पूरा भरा हुआ हो। तो हमें गोलीय कोष पढ़ना है। गोलीय कोष का मतलब बीच में खोखला हो, बीच में खोखला हो। कारण समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित माने गोलीय कोष जो है एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, उसके कारण हमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मान लीजिए R त्रिज्या के एक गोलीय कोष, माने एक गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या क्या है? R।
के सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। मतलब गोली कोश के सतह पर क्यू आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया गया है। गोले के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, एक गोलीय कोश बनाते हैं। ये क्या है? गोलीय कोश। एक गोला है समझ लो, ठीक। और इसकी त्रिज्या क्या है? r। क्या है? r। और इस पे प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित है। बीच में खोखला है तो अंदर कोई आवेश होगा ही नहीं। बात समझ आया ना? अब क्या कर रहा है, गोले के केंद्र से r दूरी पर, गोले के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम लोग क्या पहले बनाते हैं, गॉसियन पृष्ठ। क्या बनाते हैं? तो एक बात ध्यान देना, बिंदु आवेश का गॉसियन पृष्ठ गोलाकार, और गोला का भी गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गोलाकार। ये बात ध्यान देना। लंबा तार है तो उसका गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है? बेलनाकार। और कोई प्लेट है आवेशित है तो उसका भी उसका गॉसियन पृष्ठ कैसा आता है? बेलनाकार आता है, लेकिन तल के लंबवत। बात समझ आया ना? फिर से बोल दे रहे हैं, बिंदु आवेश है तो उसका गॉसियन पृष्ठ गोलाकार, अब गोला है तो उसका गॉसियन पृष्ठ गोलाकार। बात समझ आया? और लंबा एक तार है तो उसका गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार, और कोई प्लेट है आवेशित है तो उसका गॉसियन पृष्ठ कैसा आता है? बेलनाकार, लेकिन पृष्ठ के लंबवत। और एक बात ध्यान दो, अगर चाहे जिस आकृति का कोई भी वस्तु हो ना, अगर हमें बहुत अधिक दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसका भी गॉसियन पृष्ठ गोलाकार होता है। क्या होता है? क्योंकि उसको बिंदु आवेश मान लिया जाता है। फिर से बोले, जैसे अनियमित आकृति कोई पिंड है उस पे आवेश है, ठीक है, और इससे बहुत अधिक दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो हम लोग क्या इसको मानेंगे? बिंदु आवेश मानेंगे। क्या मानेंगे? जब बिंदु आवेश मानेंगे तो इसका अगर उसके पृष्ठ क्या हो जाएगा? गोलाकार। बात समझ आया? तो हम लोग जो है गॉसियन पृष्ठ गोलाकार बनाते हैं। ध्यान से देखना, इसका गॉसियन पृष्ठ गोलाकार हो गया, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिए। उसके बाद क्या हम लोग करते थे, यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल लेते थे ना। बेलन में तो 3 क्षेत्रफल लेते थे, गोला में एक ही लेना है क्योंकि उसका एक ही पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। यहाँ पर एक डीए क्षेत्रफल लिए और डीए की दिशा इस डायरेक्शन में, और यहाँ जो आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है? इधर। बात समझ आया ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, गॉसियन पृष्ठ के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? वैद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स। आई ई बराबर क्या होता है? रोज इंटीग्रल ई डी ए cos थीटा। थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे हम? 0 है। ध्यान देना, थीटा यहाँ कितना है? 0 है। हम लोग यहाँ 0 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक। फिर आई बराबर रोज इंटीग्रल ई डी ए, इसका मान कितना होता है? 1। ई को बाहर कर लो, ई बाहर, रोज इंटीग्रल डी ए, फिर कितना हो जाएगा? ई ऐसे ही रहेगा, ये पूरा, यह क्षेत्रफल छोटा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा पूरा क्षेत्रफल मिलेगा। अब पूरा क्षेत्रफल कितना है बताओ? अगर इसका त्रिज्या r है तो पूरा क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। फाई ई बराबर कितना हो गया बताओ?
इंटू 4 पाई समीकरण नंबर 1। अब गॉस के प्रमेय से अब गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, जैसे एक गॉसियन क्या था, गोलीय कोष था, इससे प्लस क्यू आवेश वितरित था ना। ठीक है, ये क्या है, ये रेडियस यहाँ से गॉसियन पृष्ठ है, ये क्या है ये क्या था, ये यहाँ से गॉसियन पृष्ठ ये बिंदु P था, ये R था। ठीक है, ये तो गॉस के प्रमेय से गॉस ने क्या था, गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश स्थित होगा उससे निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो आवेश है उसके बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। मतलब फाई ई बराबर क्या होता है, ई बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर समीकरण 1 व 2 से कितना होगा बच्ची, फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई ई के बराबर एक है, फाई ई के बराबर 1 है। यहाँ क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ई बराबर ए बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये यहाँ पे जो हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं डीए का, जो हम लोग इंटीग्रेशन करके क्षेत्रफल लेते हैं, तो एक गोले का क्षेत्रफल नहीं लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। जो गॉसियन पृष्ठ हम लोग कल्पना करते हैं ना, उसकी त्रिज्या से क्षेत्रफल। पहला पॉइंट तो याद किए रहो, बात समझ आई नहीं। जो हम लोग यहाँ पे जैसे कि अगर हम यहाँ पे डीए ले लिए हैं, ठीक है, तो हम लिखे थे डी ए का जब इंटीग्रेशन किए थे 4 पाई आर स्क्वायर लिखे थे, स्मॉल आर, न कि कैपिटल आर। कैपिटल आर तो गोलीय कोष का रेडियस है, माने गोलीय कोष की त्रिज्या है। तो हमें ध्यान रहे, जब भी हमें क्षेत्रफल लेना है तो गॉसियन पृष्ठ का ही लेना पड़ेगा, चाहे बेलन हो, चाहे जो भी गॉसियन पृष्ठ हो, मतलब कि गॉसियन पृष्ठ के द्वारा जो क्षेत्रफल परिबद्ध होगा उसको हम लेंगे। ठीक है, तो बहुत लोग यहाँ पे जैसे 4 पाई स्मॉल आर कर देते हैं, अरे कैपिटल आर, तो गलती हो जाता है ना। हमें गोलीय कोष की त्रिज्या नहीं लेनी है, हमें गॉसियन पृष्ठ माने गोले के केंद्र से गॉसियन पृष्ठ तक की त्रिज्या लेकर तब क्षेत्रफल निकालना है। नोट नंबर 1 ध्यान दो, यदि बिंदु ध्यान से देखना P गोले के पृष्ठ पर हो, तब यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तब R बराबर था ये R। अगर ये बिंदु P छोटा होकर यहाँ आ जाएगा, R घट जाएगा, फिर बिंदु P छोटा होकर और इधर आ गया तो R और छोटा, बिंदु P खिसक यहाँ पा जाएगा, क्या होगा, R किसके बराबर हो जाएगा, R बराबर R ना। यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तब R बराबर R तथा E बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ए बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। यह इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होगा। ध्यान से समझो, गोले के पृष्ठ के बाहर होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड यह हो गया, ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो गया तब ई बराबर कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। बात समझ आया ना, ये काल्पनिक पृष्ठ है, ध्यान दें। अब बिंदु P गोले के अंदर हो जाएगा तब क्या होगा, नोट नंबर 2, यदि बिंदु P
गोले के गोलीय कोश के अंदर स्थित होगा तब E बराबर 0। तब E बराबर क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है। गोले के भीतर आवेश क्या है? शून्य। जैसे बिंदु P अंदर आ जाएगा, इसको हम लोग चित्र बना देते हैं। हाँ, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अगर बिंदु P गोले के भीतर हो ना, गोले के भीतर हो तो उस स्थिति में R हमारा छोटा हो जाएगा R से ना, पहली बात। दूसरी बात, जब बिंदु P गोले के भीतर हो जाएगा तो हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कुछ नहीं है। जैसे गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है, मतलब गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश है नहीं है। फिर से ध्यान रखो, एक गॉसियन पृष्ठ है। गॉस ने यही बताया था जो वैद्युत फ्लक्स होगा तो गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखो, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? गॉसियन पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश। तो गॉसियन पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश क्या है? शून्य ना। इसीलिए जब गॉसियन पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश शून्य है तो उसके कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा, और वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? शून्य होगा। समझ में आया? क्योंकि गोले के भीतर आवेश शून्य है। या गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश शून्य है ना। खत्म हो गया। हाँ, ध्यान देखिए, नोट नंबर 3, E व R के बीच ग्राफ। ठीक है, E व R के बीच ग्राफ क्या है? ध्यान से देखो। देखिए, यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक जाने में, मतलब यहां से यहां तक के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? शून्य है। केंद्र से पृष्ठ तक यानी गोले के भीतर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? शून्य। जब हम दूरी को यहां से यहां तक बढ़ाएंगे, मतलब केंद्र से पृष्ठ तक दूरी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? शून्य। ऐसे समझो, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य ना। ध्यान से देखना, केंद्र से थोड़ा सा आगे गए, दूरी हम अपना यहाँ से यहाँ बढ़ा दिए, देखो यहाँ से यहाँ, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? शून्य। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ ने ना दूरी को और बढ़ाया यहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? शून्य है। समझ आया? तो ग्राफ मेरा देखो ये है, ये ग्राफ है, ये भी ग्राफ है। ग्राफ का भाग यह है। उसके बाद जब पृष्ठ से आगे जाते हैं हम लोग, पृष्ठ से आगे जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, हम लोग बाहर, गोले के बाहर 1/4πε0 P/r²। आज ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े है ना, E व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जब पृष्ठ से बाहर जाएंगे तो दूरी बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ से R से आगे गए, R पे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर था, मान लीजिए। ठीक, समझ आया? यहाँ पर जैसे ही हम R से थोड़ा सा आगे गए, R का मान और बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। फिर आगे जाएंगे फिर घटेगा, फिर आगे जाएंगे तो घटेगा, ऐसे ही घटता चला जाएगा। फिर से समझ ले चक्कर, यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य है। यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है? शून्य है, क्योंकि इसके भीतर आवेश क्या है? शून्य है। बात समझा? जब R से और आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? व्युत्क्रम अनुपात में, व्युत्क्रम वर्ग के अनुपात में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। इसलिए R का मान बढ़ने पर E का मान क्या होगा? घटता जाएगा।
बात समझ में आया?